हेलो। हाँ, नमस्कार छोटे भाई बहनों। आज हम आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड की क्लास 10th गणित का प्रथम अध्याय कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उससे पहले थोड़ा सा हमें बेसिक जानकारी होना या उसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। जैसे ये हमारा नया शस्त्र जो उत्तर प्रदेश बोर्ड 2024-25 के लिए एप्लीकेबल है। जो बोर्ड ने आपको 2024-25 में गणित विषय के लिए जो भी लागू किए हैं विषय, जो भी आपके अध्याय, उनमें सबसे पहले हम लोग जो है विषय सूची के बारे में पढ़ेंगे। और विषय सूची में पढ़ने से पहले थोड़ा हम आपको बता देंगे। आपका विषय ये गणित है। विषय गणित और क्लास कक्षा 10th कक्षा 10th, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा हमें विषय सूची के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कभी भी कोई विषय की तैयारी करते हैं तो विषय की तैयारी करने से पहले थोड़ा जो उसका प्रारूप होता है, या जिसे हम लोग प्रस्तावना, विषय सूची, जो जो भी संज्ञा देते हैं, तो उस रूप में हम सबसे पहले आपको विषय सूची बताना चाहेंगे। तो आपके विषय सूची में जो कि 2024-25 के लिए एप्लीकेबल है, तो उसमें सबसे पहला आपका अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और इसी के बाद दूसरा आपका जो अध्याय पढ़ेंगे बहुपद। तीसरा आप अध्याय पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी क्रम में अगला जो आप चौथा अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसी क्रम में नेक्स्ट पांचवा अध्याय जो है आपका, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। इसी क्रम में छठवां आपका त्रिभुज। और इसी क्रम में सातवां अगला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और अन्य जो 7 चैप्टर हैं उनको हम इस जगह लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट 8वां जो चैप्टर है आपका, ठीक है, तो 8वां चैप्टर क्या है आपका? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। इसी क्रम में जो 9वां अध्याय है आपका, वो है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग।
इसी क्रम में अगला जो 10वां आपका अध्याय है वो है व्रत। 11वें आपका है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसी क्रम में जो 12वां अध्याय है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसी क्रम में 13वां आपका चैप्टर है सांख्यिकी। और लास्ट जो आपका चैप्टर यानी अध्याय का नाम है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से आपके ये 14 अध्याय हैं। इन 14 अध्याय को आपको पढ़ना है, जिनमें सबसे पहले विषय सूची में जो कि 2024-25 के लिए हमारी सरकार की उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा जो जारी विषय उसमें सबसे पहले आप वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यानी कि ये आपके अध्याय हैं और एक बार आप अपने वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे अपना जो नया टॉपिक है उसको हम पढ़ाना चाहेंगे, वास्तविक संख्याएं। तो प्रथम चैप्टर है उसका नाम है बेटा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, यह है प्रथम अध्याय, वास्तविक संख्या। इन्हें बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लास 9th में हमको पढ़ाया गया था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके दो भाग थे, परमेय और अपरमेय संख्या। अच्छा, ये किसके भाग होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति को यानी कि नंबर सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 आप पढ़ेंगे संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और नंबर 2 आप पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर, ठीक है, कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं के भी दो भाग होते हैं, जैसा कि हम क्लास 9th में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसका पहला पार्ट कहलाता है परमीय संख्याएं, परमीय संख्याएं। और इसी का सेकंड पार्ट होता है अपरमीय संख्याएं, अपरमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं, परमीय संख्या के जो इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग वो रेशनल नंबर। और
अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो हम लगातार क्लास 7th में पढ़ी है, 8th में भी, 9th में भी, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और जहां P और Q कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी क्रम में आप लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर भी होता है। इसके लिए आप उदाहरण में 2/3, 5/7, 0, -3/2 कुछ भी ले सकते हो। और अपरिमेय संख्या में √3, √5 जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं, उन सभी, चाहे वर्गमूल या पाई हो, तो पाई की वैल्यू को भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में ही ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में हम आगे आपको बताना चाहेंगे और आप लोग नोट कर सकते हो। परिभाषा हमने एक बार बता दी है परिमेय संख्याओं की कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। आगे आप अपना नोट कर लें उदाहरण के साथ। आगे टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर है, उसमें आपकी जो प्रमेय है, पहली प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 क्या कहती है? प्रमेय आपकी 1.1 जो है उसमें किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आप लिख सकती हैं। क्या कहते हैं? किसी भी धनात्मक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी को आप बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का आधारभूत प्रमेय का, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने 45 लिया, तो सबसे पहले 45 को हमें फैक्टर करना आना चाहिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो 45 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अंतिम अंक दिखते हैं। यदि इसका अंतिम अंक 0 हो, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। यदि अंकों के, यानी कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल है, जैसे इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि 4 और +5 बराबर के 9, तो जब हमारा 3 का मल्टीपल प्राप्त हो जाता है, 3 हो, 6 हो, 9 हो, तो इसमें आप लोग जो है 3 से आराम से भाग दे सकते हो। ये डिविजिबिलिटी रूल होती है, और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं तो एक बार हम रिवाइज आपको करा देते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 के लिए क्या करते हैं, अगर किसी संख्या में अगर 2 से भाग देना है, तो संख्या का अंतिम अंक
कौन सा अंक बेटा? अंतिम। अंतिम किसी भी संख्या का अगर आप पूर्ण रूप से लिखना चाहें, संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक या इकाई का अंक बोल सकते हैं, इंग्लिश में यूनिट बोल सकते हैं। अंतिम अंक कितना होना चाहिए? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 या 8 होना चाहिए। इसी क्रम में आगे अगर हम 3 से डिवाइड देंगे किसी भी संख्या में, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या लिखेंगे बेटा? जो संख्या दी होती है, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। आप इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1, 5 और 3, 153 हो गया। 153 को अगर आप देखना चाहें तो 1 + k 5 + k 3, 5 और 1 6 3 9 हो गया। 9 आपका क्या है? 3 से डिविजिबल है, इसलिए इस पूरी संख्या में आपका 3 से भाग चला जाएगा। और भी लिख सकते हो, 1 8 3 लिख सकते हो। इसको ऐड करोगे 1 और 8 9, 9 और 3 12। इस तरीके से आपका 3 से डिविजिबल इसमें चला जाता है या 3 से भाग चला जाता है। इसी क्रम में आगे हम 5 से चेक करते हैं। 5 के लिए क्या होता है बेटा? संख्या का अंतिम या इकाई का अंक, अंतिम बोल सकते हैं या इसे इकाई बोल सकते हैं, अंतिम अथवा इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण में जैसे कुछ भी ले सकते हैं, 105 ले लो, 830 ले लो, तो बहुत सारे आपके लिए उदाहरण हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसका अंतिम अंक 5 है, इसका अंतिम अंक या यूनिट अंक या इकाई का अंक 0 है। इस तरीके से आपका 2 का, 3 का, 5 का। इसी क्रम में आगे 7 का। 7 में क्या होता है? 7 के लिए क्या करते हैं? ये अंतिम अंक और शेष जो भी अंक होते हैं, अंतिम अंक का दुगना तथा शेष अंकों का अंतर 7 का गुणज होना चाहिए। क्या बोलते हैं? अंतिम अंक का किसी संख्या के, किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई के अंक का दुगना तथा शेष बचे अंकों की संख्याओं का अंतर, अंकों का अंतर 0 या 7 का गुणज होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे इसमें हमने ले लिया आपका 343। ठीक है, 343 में आप देखें अंतिम अंक कितना है? इसमें 3 है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? 34 माइनस के 3 × 2, और आप देखेंगे 34 और माइनस के 3 2 6। अगर आप माइनस करेंगे तो 14 में 6 गया, यानी कि इसमें 28 बचेगा, और 28 हमारा डिविजन कितने से? 7 से, इसलिए हमारा 7 से भी भाग चला जाएगा। इसी क्रम में आगे अगर आप देखेंगे 11 से भाग किस तरीके से देखते हैं, तो 11 से जब भाग देंगे आप 11 से, तो 11 के लिए रूल क्या होता है कि कोई संख्या होती है तो उसके सम स्थानों पर जो भी अंक हो और विषम स्थानों पर जो भी अंक होते हैं उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी भी संख्या के, यानी संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर आए अंकों का
आए अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में जैसे आप ले सकते हो, उदाहरण में क्या ले सकते हैं बेटा, जैसे हमने लिया 180, ठीक है, और ले लिया हमने 7, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें आपका 18, ठीक है, तो आगे और इसमें संख्या ऐड करनी पड़ेगी आपको, 180 और आपका 8 7 15, 15 में से क्या, 15 में से 14, तो आप 3 और ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया आपका 3 और 1 4, 8 7 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका प्रथम स्थान, तृतीय स्थान और 5वां स्थान, इनके अंकों का योगफल कितना आया बेटा, 3 और 1 4 आ गया। और इसमें जो सम स्थान है दूसरा और चौथा, इनके अंकों का योग 8 7 15 हो गए बेटा। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे अंतर, तो 15 माइनस के 4 बराबर कितना आ गया, 11। तो 11 हमारा आपको पता है 11 का गुणनखंड होता है, यानी 11 से 11 एक बार चला जाएगा, तो अतः ये पूरी संख्या आपकी क्या है, 11 से डिविजिबल होगी। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल है, आपको पता होने चाहिए। और इससे आगे अब हम अब इसी में अभी हमने आपको बताया था, इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया था, उदाहरण 45, ठीक है। तो 45 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। तो 45 लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसमें 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से आप डिवाइड देंगे, 3 5 जा 15 यानी 3 5 15, और फिर आप 5 से डिवाइड देंगे, 5 1 जा 5। अगर आपको स्पीड थोड़े बहुत कम लग रही हो तो थोड़ा उसको बढ़ा भी सकते हो, आप 1.5 कर सकते हो, 2x कर सकते हो, ठीक है। आप अपने अनुसार स्पीड को और उसकी क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि जो भी आपको समझाया जा रहा है आप तसल्ली से समझ रहे हैं और उसको आत्मसात भी करेंगे, ठीक है। आगे हम 45 के आपने फैक्टर कर लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 3 × 3 × 5। इसी क्रम में आपके अन्य जितनी भी संख्या है, कोई भी आप क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या लेंगे, और भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। इनका क्रम आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि अद्वितीय होता है, इनका कोई क्रम निश्चित नहीं, आपका आगे पीछे भी लिख सकते हो, 5 को आगे लिख सकते हो, 3 को पीछे लिख सकते हो, क्रम निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे आपकी जो प्रमेय नंबर जो है 1.2 है, उसे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कहते हैं। अच्छा, इस प्रमेय की जो व्याख्या है वो हमारे बहुत बड़े महान गणितज्ञ, जिनको हम लोग यानी गणित का राजकुमार कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की थी, ठीक है, और जिनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है बेटा, इसको किसने दिया था सबसे पहले, कार्ल, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। थोड़ा देख लेना, इनके द्वारा ये जो है व्याख्या की गई थी इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं जिनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, आर्किमिडीज हैं, न्यूटन हैं, ये महान गणितज्ञ के रूप में हम लोग जो है उन्हीं की जो भी रचनाएं होती हैं, उन्होंने जो कुछ हमारे सामने बहुत सारे नियम वगैरह दिए हैं, ठीक है, गणित को आसान बनाया है। तो आगे हम देखो आपको समझाना चाहेंगे प्रमेय नंबर 1.2, ठीक है। अपनी प्रश्नावली पे आते हैं, ठीक है, और प्रश्नावली आपकी पहली 1.1 है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग
पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। करो या व्यक्त कीजिए, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका बेटा 140, सेकंड क्वेश्चन है आपका 156, थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 500001 और फिफ्थ आपका जो है वो है 7429। ओके, अब इसमें हम क्रमानुसार क्वेश्चन करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 140। तो हमने अभी आपको रूल डिविजिबिलिटी रूल बताया था। यानी कि उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अंतिम अंक। अगर 2 के लिए भाग देना तो अंतिम अगर 0 है तो जैसे 140 है, ठीक है, इस 140 के आप फैक्टर करेंगे। सबसे पहले डिवाइड देंगे 2 से, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर आप काटेंगे कितने से, 5 और 3 8 हो रहे हैं, 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसमें फिर लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 आपको पता है अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से आपके जो 140 के अभाज्य गुणनखंड के लिए वो 2 × 2 × 5 × 7, आप इसको सही रूप में, यानी कि 2 पे कितने हैं आपके, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 पावर होती है, 1 भी नहीं होती, तो 1 गुणा में सेम होता है बेस आधार, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 2 पे पावर 2 × बेटा 5 × 7, ये 140 के आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन 156 सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कितना हमारा, 156। 156 के आप इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले लास्ट में कितना है हमारा 6, तो कितने से भाग देंगे, कितने से, 2 से। हाँ, तो भाई 2 से देंगे आप, क्योंकि लास्ट में 6 था, इवन नंबर है, तो 2 7 14 और 2 8 16। पुनः आप 2 से भाग देंगे, 2 3 6 और 2 9 18। अब 9 3 12 हो गए, 3 से चला जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसी तरीके से आप 13 से डिवाइड देंगे, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 13। तो आप इसके गुणनखंड जो लिख सकते हैं अभाज्य, वो 2 × 2 × 3 × 13, या इसका जो 156 के गुणनखंड लिखेंगे आप 2 पावर 2, सेम बेस है, 1 और 1 2, × 3 और × बेटा 13, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है, इसको तब तक आप कर लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन हो गए इसके, तीसरा पार्ट है बेटा 3825, ठीक है। तो 3825 लिख लेंगे हम सबसे पहले 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले रूल क्या था, हमने 2 के लिए क्या चेक करते थे कि इसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर आपका इकाई में अगर आपका 0 2 4 6 8, 2 से भाग देते हैं। यदि आपका 0 2 4 6 8 नहीं है तो आप कितने से ट्राई करेंगे, 3 से। और 3 के लिए क्या करते हैं हम, उसमें चेक करते हैं कि अंकों का, जैसे 3 और 8 जोड़ेंगे 11 हो गया, 11 और 2 11 2 11 2 13 और 13 5 18। तो इसका मतलब हमारा कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 18 3 से डिविजिबल है। अब हम इसको सबसे पहले कितने से डिवाइड देंगे, 3 से। 3 1 जा 3 और या 3 एकम 3 और फिर 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 22, 3 7 21, 7वां चला गया, बचा कितना 1 और 3 पंजे 15। इसी क्रम में फिर पूरा चेक कर लेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। इसका मतलब 15 3 से डिविजिबल है, तो 3 से पुनः इसमें भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर पुनः चेक करेंगे, 4 2 6, 6 5 11। इसका मतलब 3 से भाग
नहीं जाएगा। अब अंतिम कितना है अंक 5, तो इसका मतलब कितने चला जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, अब कितना बचेगा हमारा 2, कितना बचेगा 2, 25 हो जाएंगे, तो 5 पंजे 25। फिर पुनः आप कितने से डिवाइड देंगे 5 से, 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5 बचे कितनी 3, 35 और 5 सत्ते 35, फिर कितने से भाग देंगे 17 से, 17 एकम 17। इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड इसके निकले आपके बेटा वो निकले 3 गुणित 3 इंटू 5 और इंटू 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 के भाई 2 है गुणनखंड, तो 3 पे पावर 2 कर दो, 5 के कितने 1 और 1 2, तो 5 पे पावर 2 हो जाएंगे इंटू 17। ये कितने के आपके 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी क्रम में आप ये आपका कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। अब चौथा पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट है आपका 5005। अब 5005 जो क्वेश्चन है आपका, आप इसको सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहाँ 5005। अब हमने क्या बोला, 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 और 5 10 हो रहे, तो इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंतिम अंक कितना है 5 है, तो हमारा 5 से तो चला ही जाएगा ना, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड देंगे, 5 बन जा 5, 0 में भाग टूटेगी बिंदी, और 5 एकम 5। अब हमने देखा कि 7 से मैंने क्या बोला था, 7 से क्या करते हैं अंतिम अंक डबल करिए, 2 एकम 2, और 100 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 100 में से 2 घटाएंगे तो 98। अब 98 आपको पता होना चाहिए 7 से चला जाता है 98 में, बताइए, नहीं पता है तो पुनः फिर एक और बात कर दीजिए, 8 का दोगुना करिए, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, और 16 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, और 7 डिविजन होता है हमारा। तो इस तरीके से आप इसमें कितने का भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, कितने से देंगे 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने पर देखो 7 एकम 7, अब कितना बचेगा यहाँ पे 3, कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना हो गए 30 हो गए, तो 7 का भाग देंगे तो 7 और 28, कितना हो गया 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 21, तो 7 कन 7, 7 दून 14, 7 तिया 21, 3 बार चला गया। पुनः हम देखते हैं कितने से आएगा। अब आप 7 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, और 14 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, घटा लो आप, इसका अंतिम अंक का दोगुना करिए, यानी कि 3 गुणित 2, कितना हो गया 6, और 14 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, अतः अब 7 से भाग नहीं जाएगा। तो अब कितने ट्राई करेंगे 7 के बाद 11, कितना 11, तो 11 के लिए मैंने क्या बताया था, इवन नंबर और ऑड नंबर पर, तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेस यानी सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर। तो पहला क्या है विषम है 1, तो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे 3 और 1 प्लस के 3 ये 4 हो गया, और दूसरे यानी कि 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ गया 0, इसका मतलब 11 से चला जाएगा, तो 11 से भाग देंगे। अब तो 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, और कितना बचेगा हमारा बेटा 3, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। ठीक, अब हमारा 13 से भाग जाएगा, 13 एकम 13। अब आसान क्या है, तो आप इसके फैक्टर लिख सकते हैं बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और इसी रूप में इसके जो है फैक्टर आपके लिख जाएंगे। अब इसका अंतिम जो है क्वेश्चन रह गया आपका 5th वाला 7429 के मैंने आपको बताया था बेसिक रूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बेसिक रूल क्या था, मैंने सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि अंतिम 9 है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से के लिए क्या मैंने कहा कि आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है अंकों को, और ऐड करके आपको इनको जो है ऐड करिए। सबसे पहले 7 और 4 11, 11 और 2 11 और 2 11 और 2 कितने हो गए 13, और 13 और 9 22, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले आप 3 के बाद कितने चेक करेंगे 5 से, 5 के लिए अंतिम अंक इकाई का कितना होना चाहिए 0 या 5, तो 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 7 के लिए अंतिम अंक कितना बेटा 9 है, तो 9 का डबल करोगे, 9 2 या 18 या 9 दूनी 18, तो 742 में से 18 माइनस करोगे तो 12 में से 8 जाएगा, तो बेटा 4
ना रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 7। अब अभी नहीं पता है मुझे, तो फिर क्या कर लेंगे, इसका डबल कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और ये कितना 72। तो आपको यानी कि 72 में से 8 माइनस करना है। तो आप देखेंगे 12 में से 8 जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 और यहाँ रहेगा 6, तो 64 भी नहीं आते है ना, 63 आते हैं आपके 7 के टेबल में, तो 7 से भी नहीं जाएगा। अब चेक करेंगे कितने से, 11 से। तो 11 से चेक करने के लिए क्या आता है, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर जो भी अंक आते हैं उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 अगर 13 में से अगर देखो 4 प्लस 9 कर लोगे तो 13 हो गया, 7 प्लस के 9 करोगे, वो 7 प्लस के 2 करोगे, वो आपका 9 हो गया। इनका डिफरेंस निकालोगे, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसका मतलब 11 का 11 से भी नहीं जाएगा। आगे हम 13 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 13 से भी नहीं जा रहा है, 13 से एक बार चेक कर लेते हैं। 13 कम 13, 13 दून 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, ज्यादा कर गया 65, 5 बार जा रहा है 65। इसका मतलब कितना बचा हमारा, बताइए 65 यानी 5 बो 4 बोन यानी कि 9 बचा, 92 हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91, बचा कितना 1, 19 हो गया, नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम कितने से ट्राई करेंगे, अब आगे 17 से करेंगे। कितने से, 17 से। तो 17 का भाग देंगे, 17 का 17, 17 दून 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68। क्या बार चला गया, 4 बार चला गया। अब कितना बचेगा 68, अच्छा 2 ये 4 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 62, कितना हो गया 62 हो जाएगा। तो 17 का भाग पुनः देंगे, 17 का 17, 17 दून 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, ज्यादा कट गया, 17 तिया 51। अब कितना बचेगा हमारा 17 तीन 51 यानी कि 9 इधर बचेगा, ठीक है, और 2 इधर, 9 2 11 यानी 119। तो 17 सत्ते 119, 7 बार चला जाएगा। अब हम कितने से देंगे, 17 के बाद 19 से चेक करेंगे। अब 19 का भाग देंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, कितने बार गया 2 बार। अब कितना बचेगा 38, 5 बचेगा, हाँ 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। 19 का 19, 19 38, 19 57, कितने बार चला गया 3 बार। अब 23 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 23 का भाग 23 ही जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए बेटा 17 गुणित 19 गुणित 23, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए सभी के। इस तरीके से पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न आपका लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा और इसकी क्या करना बेटा, तथा इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच कीजिए के क्या जांच करना बेटा, यानी कि दोनों या दो, जो भी आपका लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF। ये सूत्र भी होता है आपका, हम पीछे भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको सिद्ध भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पे आते हैं।
इसमें 3 पार्ट आपके दिए हैं। पहला पार्ट दिया है बेटा 26 और 91, इसी का आपका सेकंड पार्ट दिया है 510 और 92, इसी क्रम में आगे थर्ड पार्ट दिया है इसका 336 और 54। ये 3 आपके जो है भाग दिए हैं, ठीक है। तो पहला भाग हम लोग करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा 26 और 91, ठीक है, 26 और 91। तो 26 के फैक्टर करेंगे और इधर 91 के, तो लिख लीजिए इसको 26 और 91, ठीक है। आवाज गुणगुण करिए इसके। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। इसी क्रम में हम आपको दिख रहा है 7 से जाता है, क्योंकि 7 एकम 7, ठीक है, और 13 से, ठीक है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 तिया 21, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। इस तरीके से 26 के 2 गुणे 13 अभाज्य गुणनखंड और 91 के 7 गुणित 13, 7 गुणित 13। अब दोनों संख्याओं का देखो, हमने आपको बता दिया या आपने पढ़ा होगा, जो एलसीएम होता है वो किसी भी संख्या के जो अधिकतम गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनका ही गुणनफल के रूप में हम लोग जो है, जो जितनी संख्या होती है तो अधिकतम गुणनखंड वाला अभाज्य गुणनखंडों का हम समूह लेते हैं। और अगर हमको एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें न्यूनतम वाले लिए जाते हैं, ठीक है। और न्यूनतम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए, जितनी भी संख्या लिखी हो, चाहे 2 हो या 3 हो, तो न्यूनतम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे 26,91 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अब आप बताओ, सबसे कम जो है लीस्ट नंबर जो दोनों में उभयनिष्ठ भी हो, तो क्या दिख रहा है आपको, यहां पर भी 13 और यहां पर भी 13 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 13, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमारा सही आंसर यानी कि एचसीएफ कितना निकला, बताइए कितना निकला? 13, ठीक। अब एलसीएम देखिए, क्या देखना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम किन किन कौन सी संख्या को निकालना है? 26,91 का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, मैंने क्या बोला, सबसे अधिकतम यानी कि सबसे पहले देखो 2 है तो 2 आपका एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 7 है एक बार है, कोई दिक्कत नहीं। और 13 भी एक ही बार है, दोनों में 13 भी लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 13 सत्ते 91 और 91 दूनी, थोड़ा करिए मल्टीप्लाई करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इधर कर लीजिए 91 इंटू 2 का, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। तो इसका आंसर आया बेटा 182। ये तो हो गया आपका क्या, एलसीएम हो गया। अब जांच भी तो करनी है, क्या करनी है आपको? जांच। तो जांच में क्या बोल रहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इधर कर देते हैं थोड़ा, अगर आपको दिखाई ना दे तो इधर हमारी जांच हम अभी कर दे रहे आपको। जांच में कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना कितना है बेटा? संख्या हमारी है 26 इंटू 91, इनका हम गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालेंगे तो 26 एकम 26 और हासिल लगेंगे कितनी 2 और 26 निम्मा गुणा कर लीजिए 26 और 9 का मल्टीप्लाई, 9 छक्के 54 की 4, हासिल लगेंगी 5, 9 दूने 18, 18 5 23, ठीक है। अब हमारा इसमें 2 और ऐड करना आपको, कैरी लगी हुई हमारी, तो 4 और 2 6, 23 66 आपका कितना आया? 23 66। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम, या ऐसे मान के चलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना निकाल लिया तुमने? 13 और गुणित एलसीएम कितना? 182,
गुणा करेंगे 13 दूनी 26 की 6, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, यहां से लगेंगे आपकी बेटा 10, 13 एकम 13 10 23। तो आप देख रहे हैं यानी कि 2366 यहां पर भी आया, 2366 यहां भी आ गया। तो अतः आप लिख देना बेटा, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर बेटा LCM इंटू HCF। ठीक है, यही आपको क्या करना था, उत्तर की जांच करनी थी। इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट कौन सा बेटा, 510 है और 92 है, 510 और 92। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने, 510 के और 92 के। ठीक है, तो हमने देखा अंतिम अंक कितना है, 0 है, तो 0 तो हमारा 2 से भाग चला ही जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, अब यहाँ कितना बचेगा 1, फिर 2 पंजे 10, पुनः आप अब 2 से दे नहीं पाएंगे तो आप 3 से चेक करेंगे, तो 5 5 10 और 2 12, यानी मल्टीपल आ गया 12, और 12 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अब कितने से भाग देंगे, 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो 3 24, 8वां चला गया, 1 बचेगा 15, तो 3 पंजे 15। ठीक है, हम कितने से देंगे बेटा, 8 5 13, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 से भाग दे देंगे। इसी क्रम में आप यहाँ पे देंगे कितने से, सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे तो 2 चौक 8, 4वां चला गया, अब बचा कितना 1, कितना हो जाएगा 1 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से भाग देंगे, 23 एकम 23। इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड आए 510 के, वो आए आपके बेटा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और 92 यानी कि 92 के आते बेटा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब निकालना क्या आपको, LCM और SCM निकालना। तो सबसे पहले बेटा SCM निकालेंगे, कितने का, 510, 92 का। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कॉमन, हमको यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 2 ले लिया हमने एक बार, और कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे 3 है परंतु यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है परंतु यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पे परंतु यहाँ नहीं, यहाँ 23 है लेकिन यहाँ नहीं है। यानी कि जो दोनों में वेनिस्ट होता है वही हमारा हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी क्रम में आप आगे LCM निकालेंगे इसका, 510, 92। LCM क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखें 2 कितने बार अधिकतम, 2 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू, अब देखें 3 अधिकतम 1 बार है, 1 बार लिख लो, एक ही फैक्टर में एक ही संख्या हम देखेंगे। ऐसे 5 अधिकतम कितने बार, 1 बार है, 1 बार लिख लो, इंटू, अब क्या बचा हमारा 17, तो 17 अधिकतम 1 बार है, इंटू 23 अधिकतम 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, जहां आपको 5 मिले कभी भी तो 5 का ऐसी जगह मल्टीप्लाई करो जहां से 0 मिल जाए आपको। तो आप देखेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो यानी कि इतना आपने मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 60 इंटू 17 और इंटू 23। ठीक है, अब मुझे 17 का गुणा भी करना आसान है और 23 का भी है, तो सबसे पहले हम 23 का कर ले रहे हैं, 60, तो 0 और 36 18 और 6 दूनी 12 और 1 13 और गुणे तो बेटा 17। अब 17 का टेबल हमको भी आता है ना, आता है ना, चलो ठीक है, बताओ 17 गुणा 0 में करोगे तो 0, और 17 को 8 में गुणा करोगे तो 17 8 कितने होते हैं बेटा, बताइए, 17 8 126 है, 136, ठीक है 136, अच्छा चलो ठीक है, तो 17 8 136 हाथ से लगेंगे कितनी बेटा 13। ठीक है, और फिर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 17 3 51 और 51 और 13, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, तो यहाँ पे बेटा 64 हो गए, 64 की बेटा 4, कितनी 4, हाथ से कितनी लगेंगे 6, कितनी लगेंगे 6। अब 17 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे, 17 एकम 17, 17 और 6,
आप ये ऐड करिए 23 हो जाएगा। 23 460 इसका मल्टीप्लाई आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ तो आपने निकाल लिया, अब इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जांच। देख लो जांच कैसे करी जाती है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने की थी, करिए आप लोग जांच। ठीक है, तो जांच में क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संख्याओं का गुणनफल। जो भी संख्या लिखी है, संख्या कितनी है 510 इंटू 92। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपको इस तरीके से आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको क्या करेंगे 510 लिख लेंगे और 92 और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का 0 में करोगे तो 0, 2 का 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक संख्या छोड़ देंगे। 9 का 0 में करोगे 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अगर आप देखेंगे तो 0, 2, 9, 5 और 1 6 और ये 46 920 आ गया। कितना आ गया बेटा, 46 920 आ गया। ये तो हो गया संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब क्या निकालना है बताइए, अब निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ कितना निकाल लिया तुमने 2 इंटू, अच्छा एलसीएम कितना 23 460। ठीक है, गुणा कर लीजिए। 2 का 0 में करोगे तो भैया 0 आएगा। 2 का 6 में करोगे तो 6 दूनी 12, 2 का 4 में करो 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, देखो 46 920 आ गया, इसका भी 46 920 आ गया। अब क्या लिख देना बेटा, अतः दोनों या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। भैया आपने सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगला लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, करेंगे नेक्स्ट। अब तीसरा पार्ट है बेटा आपका, पहले का तीसरा पार्ट, दूसरे का, ठीक है सॉरी, तो दूसरे का तीसरा पार्ट है बेटा 336 और 54। तो हम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले ये रफ कार्य है आपका 336 और हमारे 54। ठीक है, तो हमने देखा कि तुमने देखा, ठीक है, देख लीजिए लास्ट में कितना है 6, तो कितने से भाग देंगे बेटा 2 से। 2 एकम 2 बचा कितना 1, कितने हो गए 13, 2 छक्के 12, कितना बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से भाग दे जाओ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 2, 3 सत्ते 21, फिर कितने से 7 से। इतना तो आपको आने लगा। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कितने से, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर कितने से भाग देंगे 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से 3 रख के 9, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 रख के 9 30 37 34। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे 336 के फैक्टर बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, कितने बार आ गया 4 बार, इंटू बेटा 3 इंटू 7। आप इसको इस तरीके से और लिख सकते हो, 2 पे पावर 1 2 2 का 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 हो गई, इंटू 3 इंटू 7। आप 54 को आप करें तो इसको लिखेंगे बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप इसको और लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर 1 2 3, 3 पे पावर 3। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। निकाल लीजिए एचसीएफ कितने कितने का 336, 54 का। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए, दोनों मिल जाए तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 कितनी बार है यहाँ पे 4 बार, इसमें कितने 1 बार, तो 1 ही बार मिलेगा आपको। ठीक है, इंटू 3 अधिकतम कितनी बार है 3 बार, यहाँ पे 1 बार है, 1 ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी 6, इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। अब क्या निकालना आपको, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन या फैक्टर। ठीक है, तो कितने कितने का 336, 54। ठीक है, अब
336,54। अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, दो अधिकतम कितनी बार है, इसमें है बेटा 4 बार, इसमें एक ही बार है, तो अधिकतम वाला पहले लिखते हैं हम, तो 2 पे पावर 4 इंटू, अब 3 देख लीजिए, 3 अधिकतम यहाँ पे 3 बार है, इसमें एक ही बार है, तो 3 अधिकतम 3 बार इंटू, अब देखना है कितना बचा हमारा, आप ये फैक्टर कर लिए, तो इसके बाद हमने देखो एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब एलसीएम देखो आगे देखो, इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई बचा, हाँ 7 बचा है, तो 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, मतलब 2 का 4 का गुणा करना, 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका हो गया 16 है, और 3 पे पावर 3 का मतलब होता है 3 तरह के 9 है 27, 27 और गुणित 7, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 27 का पहले 7 में गुणा कर लेना है, तो 16 इंटू 7 7 49 की 9, यहाँ से लगेंगे 4, और 7 दूनी 14, 4 18, ठीक है। 7 7 49 की 9 से 4, 7 दूनी 14, 4 18, क्योंकि हमको 16 का टेबल आसानी से आ जाता है, और 27 का 7 में गुणा कर दिया। अब 16 का पढ़ लेंगे, 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा बताइए, 16 निम्मा 144 है ना, तो 16 निम्मा 144, ठीक है। तो 16 निम्मा 144 की 4, वहां से लगेंगे कितनी 14, और 16 अट्ठे 128, 128 में कितना 14, तो 8 4 12, और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 2 और 1 3 और 4, फिर हासिल कितनी लगेंगे बेटा 14, 16 कम 16, 16 14 ऐड करिए, 4 6 4 10, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 30 24, कितना हो गया बेटा एलसीएम 30 24 हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, तो जांच में तो आपको पता ही है क्या करना होता है, पहले संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितनी है बेटा, संख्या है 336 गुणित 54, ठीक है। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 336 लिख लें और 54 लिख लें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सभी लोग पीछे करो अपने अपने रफ पर, है ना, करिए, करें, 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगेंगे कितनी 2, अच्छा, और 4 12, 12 2 14 की 4, हाथ से लगेंगे कितनी 1, अच्छा, 4 12 और 1 13, ठीक है। आप एक जगह छोड़ देंगे, 5 गुणा करेंगे, 5 छक्के 30 की 0, हाथ से लगेंगे कितनी 3, कितनी हाथ से लगेंगी 3, अच्छा, और 5 5 15, 15 3 18 की 8, हाथ से लगेंगे कितनी 1, अच्छा, 5 15, 15 और 1 16, जोड़ेंगे 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, तो 18 144, कितना मल्टीप्लाई है बेटा 18 144, 18,144। इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना है बेटा, या एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है 306, एचसीएफ निकाल लिया तुमने 6 गुणित ये निकालिए बेटा 3024, मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 की 4, आंसर लगेंगे कितनी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 की 14 14, और 6 18, तो ये भी हमारा 18 144 आ गया। अब क्या लिखोगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस तरीके से प्रश्न नंबर आपका दूसरा समाप्त होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।